आज आदित्य ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो उसी समय फोन की घंटी बज उठी। आदित्य ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, क्या आप शीला जी के बेटे आदित्य वर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। मैं आशीर्वाद वृद्धा आश्रम बात कर रही हूँ। आशीर्वाद वृद्धा आश्रम का नाम सुनते ही आदित्य तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? आदित्य चिंतित स्वर में बोला तो दूसरी ओर से आवाज आई, जी हाँ, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्धाश्रम की जमीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई है। इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर जगह दी गई है। वहाँ वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर यह काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यह कोशिश है कि वृद्धाजनों को कोई असुविधा ना हो। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माता जी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही माँ को वहाँ से ले आता हूँ। ऐसा कहकर आदित्य ने फोन रख दिया। फोन रखते ही आदित्य कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी रितु रसोई घर से बाहर आई और बोली, किस सोच में डूबे हैं? किसका फोन था? तो आदित्य ने कहा, वृद्धाश्रम से फोन था। वह बता रहे थे कि वृद्धाश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसीलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दी? रितु चौंकाते हुए बोली, तो और क्या करता रितु, अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता। लो बैठिए, अब एक और मुसीबत, रितु मुंह बनाते हुए बोली। तो आदित्य बोला, रितु, ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। केवल तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पा रही, और अब मेरी माँ का कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है। फिर रितु गुस्से से बोली, आदित्य, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे सोनू के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ। फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। न जाने कब यह परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। कहते हुए रितु नाराजगी जताती हुई चली गई। अगले दिन आदित्य सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी माँ गाड़ी में बैठकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में शीला जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ रहा है और वह 1 महीना अब अपने बेटे के घर ही रहेंगी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरे देखेंगी, यह सोचकर शीला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। मुझे मन से शीला जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति राम कुमार जी ने अपने 1 साल के बेटे आदित्य को गोद में उठाया हुआ था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से निहारने लगे और उनके कानों में उनके नन्हे आदित्य की किलकारियाँ गूंजने लगी। शीला जी एकाक अपने अतीत में खो गई और उनके सामने अपने बेटे की बचपन की यादें जीवित हो उठी। शीला जी अपने पति राम कुमार जी के साथ गांव में रहा करती थी। राम कुमार जी गांव में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जबकि शीला जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। कमी तो थी बस यह कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। ना जाने कितने तीर्थ स्थलों पर माथा टेका, कितनी मन्नतें मानी, आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और आदित्य के रूप में उन्हें संतान प्राप्त हुई। माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बच्चों को पालने लग गए थे। नन्हा आदित्य को अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया जाता था।
उसकी जरा सी रोने की आवाज़ सुनकर भी सारा काम काज छोड़कर दौड़ी चली आती थी शीला जी। अपने बेटे को देखकर फूले न समाते थे वे दोनों और सोचा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़ी आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली। अपने साथ काम करने वाली रितु को पसंद करने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रितु एक आधुनिक लड़की थी जो एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब आदित्य ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो शीला जी और राजकुमार जी अपने मन को यह सोचकर समझ लिया कि वक्त का ही तकाज है। आजकल अपने बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन रितु ने शादी होते ही आदित्य से सब तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की बेदखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वह गांव में रहना चाहती है। रितु की दो टुक बात सुनकर आदित्य हैरान रह गया था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद उन दोनों ने गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। गांव में शीला जी और रामकुमार जी मन महसूस कर कर रह गए। रह कर शीला जी सोचती थी कि कितने अरमान थे उनके कि बहू के आने पर वह उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेंगी, लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और रामकुमार जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। शीला जी और रामकुमार जी का बहुत दिल करता कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दे। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। परंतु एक दिन अचानक रामकुमार जी की एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन शीला जी की तो जैसे दुनिया उजड़ गई। वो तो एकदम टूट चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही आदित्य तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू रितु तो औपचारिकताएं निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव लौट गई थी, जबकि आदित्य पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर यहाँ कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि जल्दी ही माँ को अपने साथ ही गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में शीला जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। तो पड़ोसन बोली, अरे शीला, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले न ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज़्यादा हुआ तो कुछ पैसे देकर अपने कर्तव्य की इतनी श्री कर लेते हैं। यह बात सुनते ही शीला जी चौंक गई, लेकिन फिर अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। शीला जी ने उनकी बात को नकार दिया था, परंतु बेटे की राह देखते देखते 6 महीना बीत गए। आदित्य उन्हें लेने न आया। अब तो अकेलापन उन्हें अवसाद से ग्रसित करने लग गया था और वह बीमार रहने लग गई थी। इस बात का जब आदित्य को पता चला तो उससे रहा न गया, लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही तो रितु लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया कि यहाँ तो इस घर में अपनी माँ को रखो या मुझे।
परेशान होकर आदित्य ने अपनी माँ के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहाँ सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। आज उन्हें वृद्धाश्रम गए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान आदित्य कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम के व्यस्त के कारण 6 महीने बीत गए थे, वह उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। अतीत के समुद्र में गोते खाती शीला जी अभी यह सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? आदित्य ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो बेटे का चेहरा देखते ही शीला जी के अंधारों पर एक मुस्कान फैलाई। फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। आदित्य उनका सामान गाड़ी में रखकर उन्हें अपने साथ बिठाकर ले आया। घर पहुंचकर डोरबेल बजाई तो रितु ने दरवाज़ा खोला। आज रितु ने आदित्य के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपने सासू माँ शीला जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। आदित्य उनका सामान अंदर रखने लगा और शीला जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती हुई उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। तो रितु भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी, अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज़ सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़कर चले आए। मम्मी आप किससे बात कर रही थी? शीला जी की 6 साल की पोती बोली। अभी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपट लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई सोनू बोला, अरे देख तो हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से आदित्य आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम छोटे से थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपना पोते पोती से मिलकर शीला जी फूली न समाई। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड़ दुलार किया और गुड़िया को तो अपने गोद में ही बिठा लिया और बच्चों के साथ हंसने बतियाने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर रितु के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वह अपने सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। मन ही मन उसे अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना ही इतना ही जरूरी था तो उन्हें गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। यहाँ मेरे सिर पर बिठाने की क्या जरूरत है उन्हें। शीला जी अपने बहू का स्वभाव जानती थी। रितु का फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी साफ बयां कर रहा था, परंतु उसके इस रवैये को नज़रअंदाज करते हुए बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी जरूर दिखाएंगे, कहते हुए बच्चे अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। तो आदित्य बोला, बच्चों अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम जानते हो तुम्हारी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। रात के समय सोने से पहले उनसे कहानियाँ जरूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते। रितु ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो शीला जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। आदित्य भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। रितु रसोई घर में सबसे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी शीला जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों से मेरा भी बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की यह बात सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे और भूख नहीं है। यह देखकर शीला जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी?
तभी आदित्य बोला, माँ, सोनू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा है, कहते हुए आदित्य चिंतित हो उठा। रात के समय शीला जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। बच्चे दादी के आने के बाद से बहुत खुश थे। सोने से पहले शीला जी ने उन्हें मक्खन चोर कान्हा जी की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाई। दोनों बच्चे बड़े ही ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। शीला जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। अगले दिन जब ऋतु उठी तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी यह सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने बच्चों के लिए 2 मिनट नूडल बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, वह यह देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। यह देखकर ऋतु को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल शीला जी के प्यारे भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे उठ गई ऋतु बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके टिफिन तैयार कर दिए हैं, चाय नाश्ता भी तैयार हो गए हैं। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने को देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए ऋतु ने कहा। तो पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, माँ, हम लोग को तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ ही सुबह सुबह उठ गए थे। सारा नज़ारा देखकर ऋतु आश्चर्यचकित रह गई थी। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो ऋतु ने अपना टिफिन खोला, लेकिन उसके टिफिन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है ऋतु, आज तुम नूडल्स या सैंडविच की बजाय पराठे और सब्जी लेकर आई हो और इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आया कैसे? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी ऋतु बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई हैं। यह सब उन्होंने ही बनाया है। ऋतु और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम के समय जब ऋतु और आदित्य घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। ऋतु के आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मज़ा आया। हर रोज़ मैगी नूडल्स और सैंडविच खा खा कर हम लोग बोर हो गए थे। फिर सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने अपना टिफ़िन पूरा ख़त्म कर लिया और मुझे पेट दर्द भी नहीं हुआ। सर, सोनू की तबीयत में सुधार जानकर ऋतु और आदित्य खुश होते हुए बोले। तभी शीला जी सोनू को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख आदित्य बहुत खुश था। शीला जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्किट की डिमांड करते थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे का पिनिया, आलू के चिप्स और नमकीन मठरी बनाकर रख दी। दादी के बनाए इस स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैकेट फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से ऋतु को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद शीला जी उनकी खूब संभाल करती, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब घर में रेडी टू ईट खाने की पैकेट आना बंद हो गई थे। सब लोग घर पर बना गरम गरम और ताज़ा खाना खाने लगे थे। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे, वह बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों रोजाना दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे। हैरानी की बात तो ये कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। ऋतु और आदित्य के पास तो समय ही नहीं था उन्हें मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन दादी के सानिध्य में वे दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे।
एक रात ऋतु पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती कुछ आवाज़ें ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झांक कर देखा तो शीला जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानियां सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर ऋतु बहुत प्रभावित हुई। शीला जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें अच्छी जानकारी थी और ये बात आदित्य जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि ऋतु बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, शीला जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लग गया था। घर की एक एक चीज़ बड़े करीने में से रखी होती थी। घर में आते ही ऋतु और आदित्य को एक सुखद एहसास होने लगा था। ऋतु तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। अपनी सासू माँ के प्रति उसके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपनाने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद ऋतु सब के लिए चाय बनाती और सब लोग के साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते करते सासू माँ थक जाती होगी, यह सोचकर रात का खाना ऋतु बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपने सासू माँ को बिठाकर खिलाती थी। शीला जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीने होने को आया था। तभी एक दिन वृद्धाश्रम से भी फोन आ गया। मिस्टर आदित्य, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही आदित्य चौंक गया। इस एक महीने के समय में वह यह भी भूल गया था कि वह अपनी माँ को केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने ऋतु से माँ को छोड़ने जाने की बात कही तो ऋतु भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो आदित्य ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल ही माँ को छोड़ आऊँगा। इस बात पर ऋतु आंखें तरेर कर आदित्य की ओर देखने लगी, लेकिन अब आदित्य ने कुछ ना कहना ही उचित समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन ऋतु की आंखों में नींद नहीं थी। काफ़ी देर तक बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन ऋतु ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर शीला जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, परेशान होते हुए शीला जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयाँ के डिब्बे में से बुखार की दवाइयाँ निकाल कर ले आई। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया तो शीला जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आई। ऋतु का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक आदित्य भी घर लौट चुका था, लेकिन ऋतु को क्या परेशानी है शीला जी के समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए वह बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद आदित्य ऋतु के रोने का कारण जानता था, इसीलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया था। तभी ऋतु अपने सासू माँ को लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके प्यार समझने में बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू ऋतु के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर शीला जी भी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी ऋतु बोली, माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी।
या हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के लिए जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद पता चला है। माँ जी, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं भी आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपने सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? शीला जी ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे बहू, अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारती लहजे में बोले, जाना भी चाहेंगी तो भी जाने नहीं देंगे दादी, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी का आखिर दौर आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या वेला में जब बुजुर्ग को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें माता पिता के लिए वो सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिनकी आशा वे उनसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें दोस्तों।